जब वॉरेन बफेट ओमाहा नेब्रास्का में अपने मॉडस्ट ऑफिस में बैठते हैं और दशकों पुरानी फाइनेंशियल रिपोर्ट से घिरे होते हैं तो उनकी पर्सनल नेट वर्थ $130 बिलियन से भी ज्यादा होती है। बेंजामिन ग्राहम, वो प्रोफेसर जिन्होंने उन्हें कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाया था, 1976 में इस दुनिया से चले गए और उनकी वेल्थ उस एस्ट्रोनॉमिकल फिगर का बस एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन थी। अगर आप उनके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखें तो ये कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा शार्प हो जाता है। ग्राहम एक स्ट्रिक्ट वैल्यू डिटेक्टिव थे जो सिगार बट्स की तलाश करते थे, ऐसी अनपॉपुलर बीटन डाउन कंपनियां जो अपनी नेट करेंट एसेट्स से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रही होती थीं और डिस्कार्ड किए जाने से पहले वैल्यू का एक आखिरी फ्री ऑफ ऑफर करती थीं। बफेट अपने पार्टनर चार्ली मंगर के इन्फ्लुएंस में इस फ्रेमवर्क से काफी आगे इवॉल्व हो गए। उन्होंने कोका कोला से लेकर एप्पल तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रिटर्न बिजनेसेस को एक्वायर करने में दशकों लगा दिए, वंडरफुल इकोनॉमिक्स के लिए फेयर प्राइस पे किया और उन्हें दशकों तक होल्ड करके रखा। फिर भी अपने मेंटर की स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग टैक्टिक्स से आगे निकल जाने के बावजूद बफेट ने बिना किसी हाइपरबोले के बार बार ये कहा है कि ग्राहम की 1949 की मास्टरपीस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की बाय फार बेस्ट बुक है। मोर स्पेसिफिकली वो चैप्टर 8 मिस्टर मार्केट का एरेटिक बिहेवियर और चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वाइटल नेसेसिटी को वो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बताते हैं जिसने उनकी पूरी लाइफ को शेप दिया। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग फाइनेंशियल पैराडॉक्स है। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिलियनियर स्टॉक पिकर एक ऐसे प्रोफेसर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता है जिसके स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव फॉर्मूलाज वॉल स्ट्रीट बोर्डरूम्स में 50 ईयर्स से यूज ही नहीं हुए हैं। इसका जवाब सिंपल, प्रोफाउंड और पूरे इंडिया के हर सैलरी अर्निंग हाउस होल्ड के लिए अर्जेंटली रिलेवेंट है। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को ये नहीं सिखाया कि स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि सरवाइव कैसे करते हैं। ग्रेहम एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ समझते थे जिसे मॉडर्न फाइनेंशियल मीडिया एग्रेसिवली छुपाता है। इससे पहले कि आप ऑफेंस खेलें, आपको परमानेंटली अपने डिफेंस की गारंटी देनी होगी। और जहां ओमाहा में एक बिलियनियर के लिए सर्वाइवल एक एसेट है, वहीं जयपुर, कानपुर या कोच्चि की किसी वर्किंग क्लास फैमिली के लिए यह एब्सोल्यूट सर्वाइवल मैनुअल मटेरियल है। सेक्शन ब्रेक, द एसिमेट्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ओमाहा वर्सेस पटना। यह समझने के लिए कि ग्राहम का डिफेंसिव फ्रेमवर्क वॉल स्ट्रीट के फंड मैनेजर्स की तुलना में आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा मायने रखता है, हमें यह देखना होगा कि कैपिटल लॉसेस वेल्थ के अलग अलग लेवल्स को कैसे इंपैक्ट करते हैं। वॉरेन बफे की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे की रियल्टी पर विचार करें। 2020 की स्प्रिंग में जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ग्लोबल एविएशन पूरी तरह रुक गया था, बर्कशायर ने 4 सबसे बड़ी यूएस एयरलाइंस में अपना पूरा इक्विटी स्टेक बेच दिया, जिससे लगभग $5 बिलियन का लॉस हुआ। यह एक मैसिव एब्सोल्यूट सम ऑफ मनी था जो मॉडर्न हाईवेज, हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स बनाने के लिए काफी था। फिर भी बर्कशायर की बैलेंस शीट पर, जिसमें उस समय कैश और ट्रेजरी बिल्स में $130 बिलियन से ज्यादा थे, वह $5 बिलियन का लॉस एक ऑपरेशनल स्क्रैच जैसा था। इसने बफे की डेली लाइफस्टाइल को नहीं बदला, इसने बर्कशायर को अपने हेडक्वार्टर्स को डाउनसाइज करने के लिए मजबूर नहीं किया और इसने बिजनेस की सॉल्वेंसी को खतरा नहीं पहुंचाया। बफे एक $multi billion मिस्टेक को एब्जॉर्ब कर सकते थे क्योंकि उनका फोर्ट्रेस पहले से ही बना हुआ था। अब पटना, बिहार में रहने वाली 42-year-old हाई स्कूल प्रिंसिपल मीरा पर विचार करें। कैपिटल लॉस की एसिमेट्री, मीरा वर्सेस बर्कशायर। बर्कशायर हैथवे नेट कैश रिजर्व्स $130+ बिलियन, एयरलाइंस स्टॉक में $5 बिलियन का लॉस, इम्पैक्ट मिनिमल, कैश का अप्रोक्सीमेटली 3.8%, आउटकम अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस। पटना स्कूल प्रिंसिपल मीरा, टोटल सेविंग्स ₹22 लाख, बैड टिप में ₹5 लाख का लॉस, इम्पैक्ट डेवास्टेटिंग, अप्रोक्सीमेटली 23%, आउटकम डिलेड कॉलेज। मीरा महीने के ₹75,000 कमाती हैं, 15 ईयर्स तक जल्दी उठने, मेटिकुलसली बजट बनाने और मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीस में पैसे अलग रखने के बाद उन्होंने ₹22 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है। यह पैसा उनकी लाइफ के रिजर्व को रिप्रेजेंट करता है। यह उनकी 14-year-old बेटी की फ्यूचर इंजीनियरिंग कॉलेज ट्यूशन और उनके अपने इवेंचुअल रिटायरमेंट के बेस के लिए तय किया गया है। मान लीजिए मीरा किसी मीठी बातें करने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के झांसे में आ जाती है जो 25% एनुअल रिटर्न्स का वादा करता है
और इस वजह से वह अपने 5 लाख रुपये किसी हाई रिस्क अनरेटेड कॉर्पोरेट डिबेंचर या किसी स्पेक्युलेटिव पेनी स्टॉक में लगा देती है, जो बैंकक्रप्ट हो जाता है। जब मीरा 5 लाख रुपये गंवाती है तो ये कोई मामूली नुकसान या सिर्फ एक छोटा सा डेंट नहीं है, उसने अपनी जिंदगी की बचत का लगभग 1/4 हिस्सा खत्म कर दिया है। मैथमेटिकली देखा जाए तो अपने बचे हुए 17 लाख रुपये के पोर्टफोलियो से उस खोए हुए 5 लाख रुपये को वापस पाने के लिए उसे दोबारा वहीं पहुंचने के लिए जहां से उसने शुरुआत की थी, नेट 29.4% का रिटर्न जनरेट करना होगा, जो कि एक ऐसा काम है जिसके लिए और भी ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, जो अक्सर इंसान को नीचे की तरफ ले जाने वाले फाइनेंशियल डेथ स्पाइरल में धकेल देता है। कल्चरली और इमोशनली इसका असर और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। उसकी बेटी का कॉलेज फंड सीधे तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिससे फैमिली को हाई इंटरेस्ट वाले एजुकेशन लोन लेने पर मजबूर होना पड़ता है। उसका साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिखर जाता है, जिससे वह सदमे में आ जाती है और कैपिटल मार्केट से पूरी तरह दूर भागने लगती है। उसके वर्किंग ईयर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका बेसिक कैपिटल बेस सिकुड़ गया होता है। यही रिस्क की एसिमेट्री है। एक बिलियनियर एग्रेसिव ऑफेंस खेल सकता है क्योंकि उनका फाइनेंशियल सर्वाइवल बड़े कैपिटल बफर्स की वजह से परमानेंटली सुरक्षित रहता है। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी इंस्टीट्यूशनल बैकस्टॉप या भारी भरकम विरासत के चलने वाला एक मिडिल क्लास घराना गलती की बहुत ही कम गुंजाइश पर जीता है। मीरा के लिए ग्राहम के रूल्स, जो स्ट्रक्चरल मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देते हैं, डेट और इक्विटी के बीच सख्त बैलेंस बनाए रखते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स पर टा लगाने से मना करते हैं और एक इमरजेंसी बफर बनाए रखते हैं, कोई किताबी थ्योरी नहीं है। वे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अचानक आने वाले न सुधरने वाले घरेलू संकट के बीच की मजबूत दीवार हैं। सेक्शन ब्रेक। द घोस्ट ऑफ फाइनेंशियल मिस्टेक्स। जगदीश, अनिता और पापा से सीख। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की ट्रेजेडी इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, बल्कि एक डिफेंसिव आर्किटेक्चर कमी है। इस पूरी बुक में हमने ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखे हैं कि क्या होता है जब लोग ग्राहम के डिफेंसिव शील्ड के बिना फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 8.5 से जगदीश पटेल को याद कीजिए। दशकों की सर्विस के बाद रिटायर होने पर जगदीश को अपनी हार्ड अर्नर लंप सम ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड का 35 लाख रुपीज का पे आउट मिला। इस डर से कि ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट्स इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और एग्रेसिव वेल्थ मैनेजर्स के लालच में आकर जगदीश ने अपना पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट स्कीम्स और हाई यील्डिंग कॉर्पोरेट पेपर्स में लगा दिया, जो 18% का अट्रैक्टिव एनुअल पे आउट प्रॉमिस कर रहे थे। जगदीश अपनी लाइफ के उस स्टेज पर प्योर ऑफेंस खेल रहे थे जब उन्हें सख्त जरूरत डिफेंस की थी। उन्होंने बिना किसी फाउंडेशन के एक मैग्निफिसेंट टॉप हैवी रूफ बना ली। जब रियल एस्टेट डेवलपर ने डिफॉल्ट कर दिया और कॉर्पोरेट पेपर जंक स्टेटस पर डाउनग्रेड हो गया, तो जगदीश को इरिवर्सिबल 60% का ड्रॉ डाउन झेलना पड़ा। क्योंकि खोए हुए प्रिंसिपल को वापस कमाने के लिए उनके पास कोई वेज इनकम नहीं बची थी, इसलिए उनके ट्वाइलाइट ईयर्स एक पीसफुल रिटायरमेंट के बजाय पार्ट टाइम इनकम की स्ट्रेसफुल खोज में बदल गए। उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कमी थी, उन्होंने कैपिटल प्रिजर्वेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल उसी कैटास्ट्रॉफी का शिकार हुए जिसकी बेंजामिन ग्राहम ने चेतावनी दी थी। जगदीश की पेनफुल ट्रेजेक्टरी का कंपैरिजन अनिता से कीजिए, जिनसे हम सेक्शन 8.3 में मिले थे। मिडिल मैनेजमेंट बैंक प्रोफेशनल अनिता ने ग्राहमियन डिफेंसिव इन्वेस्टर के अनइमोशनल डिसिप्लिन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच किया। उन्होंने लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और सिक्योर डेट एलोकेशन के बीच एक स्ट्रिक्ट 60-40 का स्प्लिट बनाए रखा, जिसमें पीपीएफ, बैंक एफडीज और डेट म्यूचुअल फंड्स शामिल थे। जब इकोनॉमिक डिसरप्शंस ने इक्विटी मार्केट्स को टेलस्पिन में भेज दिया, तो अनिता हॉरर में स्टॉक टिकर्स को घूरते हुए रात भर जगी नहीं रहीं। उनकी डेट वॉल ने पूरे झटके को एब्जॉर्ब कर लिया। जब स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स पैनिक होकर मार्केट बॉटम्स पर अपने शेयर्स बेच रहे थे, तब अनीता के 40% डेट अलोकेशन ने उन्हें स्ट्रक्चरल सेफ्टी और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों दी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसने उन्हें सिस्टमैटिक एनुअल रीबैलेंसिंग करने के लिए लिक्विड रिजर्व्स दिए, जिससे वे अपने स्टेबल डेट का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर भारी डिस्काउंट पर इक्विटी इंडेक्स यूनिट्स खरीद सकीं। उन्हें मार्केट बॉटम्स प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं थी। उनके फ्रेमवर्क ने ऑटोमेटिकली मार्केट वोलेटिलिटी को एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज में बदल दिया। 3 हाउसहोल्ड्स, फाइनेंशियल रीजन के 3 पाथ्स। इन्वेस्टर जगदीश पटेल, स्ट्रेटेजी 100% स्पेक्युलेटिव यील्ड, क्राइसिस के दौरान आउटकम इरिवर्सिबल 60% कैपिटल लॉस। इन्वेस्टर पापा,
चैप्टर 1 स्ट्रेटेजी 0% बफर सिंगल इनकम क्राइसिस के दौरान आउटकम हाउसहोल्ड इमरजेंसी क्राइसिस इन्वेस्टर अनीता स्ट्रेटेजी 62-40 डिफेंसिव स्प्लिट क्राइसिस के दौरान आउटकम काम रिबैलेंसिंग फास्ट रिकवरी। अब चलिए अपनी जर्नी की बिल्कुल शुरुआत पर वापस चलते हैं। चैप्टर 1 में पापा का अचानक आया जॉब क्राइसिस। याद है वो शांत शाम जब पापा लिविंग रूम में आए थे। उनके हाथ में एम्प्लॉयर का लेटर था जिस स्ट्रक्चरल डाउनसाइजिंग का अनाउंसमेंट था। घर में जो तुरंत डर छा गया था वो खुद जॉब जाने की वजह से नहीं था। मॉडर्न कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स में जॉब डिसरप्शंस तो एक रूटीन फीचर हैं। वो डर घर की स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी से पैदा हुआ था। जीरो लिक्विड इमरजेंसी फंड्स, एक सिंगल मंथली पेचेक पर पूरी तरह डिपेंडेंस, और इस गैप को भरने के लिए कोई डिफेंसिव डेट कुशन न होना। अगर पापा के पास ग्राहम का डिफेंसिव फ्रेमवर्क होता, लिक्विड बैंक डिपॉजिट्स में 12 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने वाला इमरजेंसी फंड होता, बैकग्राउंड में कंपाउंड होता हुआ एक स्टेडी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता, और जीरो हाई इंटरेस्ट पर्सनल डेट होता, तो वो जॉब लॉस एक डोमेस्टिक क्राइसिस बनने के बजाय एक मैनेजेबल कॉर्पोरेट ट्रांजिशन होता। इससे उन्हें फाइनेंशियल मजबूरी में किसी लोअर रोल को एक्सेप्ट करने के बजाय कंफर्टेबली अपने ऑप्शन इवेलुएट करने, रिस्किल होने और अपनी एक्सपर्टीज से मैच करती हुई पोजीशन पाने के लिए 6 मंथ्स का टाइम मिल जाता। यह बात हमें कंपाउंडिंग के उसी फंडामेंटल मैथ्स पर वापस लाती है जिसे हमने सेक्शन 4.3 में एक्सप्लोर किया था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग इंजन है, लेकिन इसकी वल्नरेबिलिटी एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में छिपी है। कंपाउंडिंग नंबर्स की किसी भी सीक्वेंस को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 0 ही होता है। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे मल्टीपल पीरियड्स में हुए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन्स एक सिंगल टोटल लॉस से पूरी तरह वाइप आउट हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्टॉक सिलेक्शंस लगातार 5 ईयर्स तक 20% एनुअल रिटर्न्स जनरेट करते हैं। अगर ईयर 6 में एक अनहेड स्पेक्युलेटिव रिस्क की वजह से कैपिटल का 100% लॉस हो जाता है तो आपका नेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट एब्सोल्यूट 0 है। ग्रैहम का फ्रेमवर्क 0 को एलिमिनेट करने के लिए ही बना है। डाइवर्सिफिकेशन को एनफोर्स करके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देकर और आपकी डेट फाउंडेशन को इंटैक्ट रखकर ग्रैहम यह एनश्योर करते हैं कि आपका कंपाउंडिंग इंजन मार्केट पैनिक, इकोनॉमिक डाउनटर्न, कॉर्पोरेट स्कैम्स और अनएक्सपेक्टेड पर्सनल इमरजेंसीज के दौरान भी बिना किसी रुकावट के चलता रहे। सेक्शन ब्रेक द अल्टीमेट एंडोर्समेंट द ओमाहा ट्रस्टी ब्लूप्रिंट। अगर आपको अभी भी डाउट है कि एक डिफेंसिव लो कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेटजी आपके परिवार के फ्यूचर के लिए सही है या नहीं, तो खुद वॉरेन बफेट द्वारा लिखी गई फाइनल लीगल इंस्ट्रक्शंस पर विचार करें। बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे अपने 2013 के एनुअल लेटर में बफेट ने अपनी विल में लिखी उन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया कि उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ एस्ट्रिड को मिलने वाले कैश को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टिव स्टॉक पिकर ने जो लिखा वह यह है, ट्रस्टी को मेरी एडवाइस इससे सिंपल नहीं हो सकती। कैश का 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखें और 90% बहुत ही लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाएं। मैं वैंगार्ड सजेस्ट करता हूं। मेरा मानना है कि इस पॉलिसी से ट्रस्ट के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उन ज्यादातर इन्वेस्टर्स से सुपीरियर होंगे, चाहे वे पेंशन फंड्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों या इंडिविजुअल्स जो हाई फी मैनेजर्स को एम्प्लॉय करते हैं। इस स्टेटमेंट के प्रोफाउंड नेचर को अच्छी तरह समझें। वॉरेन बफेट का अपनी वाइफ के लिए एस्टेट इंस्ट्रक्शन, टोटल इनहेरिटेंस को स्प्लिट किया गया है। इक्विटी ग्रोथ के लिए 90% लो कॉस्ट इंडेक्स फंड और डेट बफर के लिए 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहां एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जिन्होंने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स को एनालाइज करने, मैनेजमेंट टीम्स को इवेल्युएट करने, कॉम्पिटिटिव मोड्स कैलकुलेट करने और अर्थ पर मौजूद हर इंस्टीट्यूशनल मैनेजर को आउट परफॉर्म करने में 7 डिकेड्स बिता दिए। फिर भी जब उन्हें अपने सबसे प्यारे इंसान के लिए एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करने का काम मिला जो अपना दिन दिन मार्केट स्क्रीन्स को घूरने या कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने में नहीं बिताएगी, तो उन्होंने ये सब रेकमेंड नहीं किया, जैसे कि हॉट टेक स्टॉक्स या IPO चुनना, एलिट और हाई फी वाले प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स या हेज फंड्स हायर करना, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज या रियल एस्टेट स्कीम्स में ट्रेड करना, या इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से मार्केट टाइम करने की कोशिश करना। इसकी बजाय उन्होंने एक क्लीन, डिफेंसिव, ग्राहमियन ब्लूप्रिंट रेकमेंड किया, ब्रॉड मार्केट, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में 90%, ताकि इक्विटी मार्केट ग्रोथ कैप्चर हो सके
और सोवेरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 10%, ताकि इमीडिएट डिफेंसिव लिक्विडिटी मिल सके। बफेट यह बात समझते थे कि बिना किसी डेडिकेटेड फुल टाइम मार्केट एनालिसिस के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहने वाले किसी इंडिविजुअल के लिए कॉम्प्लेक्स स्पेक्यूलेशन के जरिए मार्केट को बीट करने की कोशिश करना ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी नहीं है। विनिंग स्ट्रेटेजी तो यह है कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के थ्रू मार्केट ग्रोथ कैप्चर की जाए, अपनी फैमिली को एक डिफेंसिव बॉन्ड लेयर से शील्ड किया जाए, फालतू की मैनेजमेंट फीस एलिमिनेट की जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिकेड्स तक अपना काम करने दिया जाए। अगर एक्टिव स्टॉक पिकिंग के मास्टर ने खुद अपनी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक सिंपल डिफेंसिव इंडेक्स बैक्ड फ्रेमवर्क चुना, तो फिर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को स्पेक्युलेटिव स्टॉक टिप्स के पीछे भागने, हाई कॉस्ट ऑपेक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदने या उन एक्टिव फंड मैनेजर्स को हाई मैनेजमेंट फीस देने में टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए जो रूटीनली ब्रॉड मार्केट बेंचमार्क्स को अंडर परफॉर्म करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द कंप्लीट टूल किट, योर जर्नी टू फाइनेंशियल इम्यूनिटी। जैसे ही हम इस सेक्शन के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक स्टेप बैक ले और रियलाइज करें कि आपने क्या अचीव कर लिया है। अब आपके पास कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करने के लिए जरूरी हर एक कॉन्सेप्टुअल, साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल टूल मौजूद है। इस बुक के चैप्टर्स के थ्रू आपने जो जर्नी तय की है उसे देखिए। आपका कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम टूल किट, साइकोलॉजिकल मास्टरी, चैप्टर 3, फियर और ग्रीड पर काबू पाया, मार्केट साइकिल्स के दौरान इमोशनल डिसिप्लिन में मास्टरी हासिल की, एंशियंट टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स, चैप्टर 4, कंपाउंडिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और पेशेंट कैपिटल का सही इस्तेमाल किया, इंस्ट्रूमेंट डिमिस्टिफिकेशन, चैप्टर 5, टॉक्सिक एंडोमेंट पॉलिसीज को खत्म किया, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग किया, लो कॉस्ट इंडेक्सिंग इंजन, चैप्टर 6, ब्रॉड मार्केट निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स का यूज करके इक्विटी ग्रोथ तैयार की, बिजनेस एनालिसिस और मोट ऑब्जर्वेशन, चैप्टर 7, कंपटीटिव एडवांटेजेस को पहचानते हुए एक ओनर की तरह बिजनेसेस को पढ़ना सीखा, डिफेंसिव डेट फोर्ट्रेस, चैप्टर 8, एफडीज, पीपीएफ, आरबीआई बॉन्ड्स और लिक्विड डेट फंड्स की एक दीवार तैयार की। अब आप ऐसे अनइन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर नहीं हैं जो फाइनेंशियल एजेंट्स, सेंसेशनलाइज्ड न्यूज हेडलाइंस या मार्केट साइकिल्स के भरोसे रहे। आपके पास अपना एक ऐसा पर्सनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की आर्किटेक्चरल क्लैरिटी है जो अच्छे समय में ग्रो करता है और मार्केट पैनिक के दौरान मजबूती से टिका रहता है। हालांकि इंडिविजुअल नॉलेज टूल्स किसी खाली प्लॉट पर पड़े बिखरे हुए बिल्डिंग मटेरियल्स की तरह हैं, जैसे ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट और वुडन बीम्स। इन रॉ मटेरियल्स को एक ऐसे घर में बदलने के लिए जो दशकों तक आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, आपको एक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट की जरूरत है। आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क चाहिए जो आपको बिल्कुल सही तरीका दिखाए कि आप अपनी स्पेसिफिक मंथली हाउस होल्ड इनकम को कैसे लें। चाहे आप महीने के 50,000 रुपीज कमाते हों, 1,50,000 रुपीज या 3 लाख रुपीज, और सिस्टमैटिकली हर एक रुपये को अपने इमरजेंसी रिजर्व्स, इंश्योरेंस शील्ड्स, इक्विटी इंजन्स और डेप्ट फाउंडेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करें। आपको खास तौर पर इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए इंजीनियर किया गया एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो चाहिए। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हाई इन्फ्लेशन, टैक्स चेंजेस, मार्केट क्रैशेस और बदलते लाइफ गोल्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले, बिना इसके कि आपनी डे जॉब छोड़नी पड़े या घंटों स्टॉक टिकर्स को देखना पड़े। ये हमें हमारे चैप्टर के कल्मिनेशन पर लाता है। फाइनल सेक्शन में हम बेंजामिन ग्राहम से सीखे गए हर लेसन को लेंगे, उसे मॉडर्न इंडियन रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट करेंगे और आपके हाउस होल्ड के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान तैयार करेंगे। 8.8 बिल्डिंग एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो, अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज पर प्रोसीड करें।